गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एनवायरनमेंट एजुकेशन के अंदर बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार रिपीट होता है। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तब वहाँ पर भी इसमें से एक क्वेश्चन के आने की चांसेस जो रहती है। सीटेट है, वहाँ पर भी जो एनवायरनमेंट का सेक्शन है वहाँ पर भी इसमें से एक क्वेश्चन आने की जो है पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कुछ डेट्स हैं या कुछ इसके अंदर डाटा है जो आपको रिमेंबर करना है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर सको और जो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं आप उसका भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सको, उठा सको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का क्वेश्चन, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ी सी हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि जब पहली बार एनवायरनमेंट के अंदर जो है कुछ करने की आई, तो सबसे पहला 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो कि हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसको हमने यहाँ पर देखा है, स्टार्ट किया है कि जहाँ पर एनवायरनमेंट के लिए लोग जागरूक थे कि वो कुछ करना चाहते थे एनवायरनमेंट के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की। फिर उसके 10 साल बाद रियो अर्थ समिट के नाम से है, या इसको हम रियो 10 भी कहते हैं, तो ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आई। फिर 10 साल बाद और उसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हुई और रूल्स वगैरह वहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट हुए, डाले गए, तो इसको हम रियो 20 के नाम से जानते हैं, जो 1992 में आया। इससे क्या हुआ, इससे एक नया कन्वेंशन कह सकते हैं हम, एक नई ब्रांच कह सकते हैं कि जो एस्टैब्लिश हुई, वो थी UNCED। यहाँ पर एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग इस जो कन्वेंशन है, कॉन्फ्रेंस है, इसका बहुत ज़्यादा रोल रहा था, क्योंकि इसी से ही हमने स्टार्ट किया, इसी को हमने आगे बढ़ाया, और आज जो है हम इसके अंदर डे बाय डे चेंजेस देखते आ रहे हैं, नए नए रूल्स इम्प्लीमेंटेशन जो है हम यहाँ देखते आ रहे हैं। UNCED क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इट वॉज अ मेजर UN कॉन्फ्रेंस, जो कि रियो डी जेनेरियो के अंदर जून 92 में एस्टैब्लिश की गई थी। यहाँ से जो निकल कर आया, 3 लीगली बाइंडेड जो है एग्रीमेंट निकल कर आए थे। कौन कौन से थे उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। वो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, देन ह्यूमन कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होती है कि वो लैंड की जो कहीं पर पोल्यूशन की वजह से या किसी और कारणों की वजह से उपजाऊ थी, अब वो कन्वर्ट हो रही है डेजर्ट में। अब रिसेंटली हम अब देख रहे हैं कि जो पंजाब की कुछ एरियाज़ की लैंड है वो भी जो है डेजर्टिफिकेशंस की ओर बढ़ती जा रही है। आज से 15-20 सालों के बाद जो है वो लैंड भी डेजर्टिफिकेशन की एरिया के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है। सब लोग चाहते हैं इम्प्रूव करना, बट कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं ले रहा। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद UNFCCC जो है वो एस्टैब्लिश किया गया, वो एनफोर्स में आया। सबसे पहले ये 21 मार्च 1994 को ये एनफोर्स में आया। इससे क्या हुआ कि जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि जिनको एनवायरनमेंट की थोड़ी सी चिंता थी, उन्होंने बोला कि हम हर साल कहीं ना कहीं इकट्ठा होंगे और जो है हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम मीटिंग करेंगे, हम चर्चा करेंगे कि हमारी अर्थ कहाँ जा रही है, उस पर कितना बर्डन आ रहा है, कितना कार्बन हो रहा है, कितना पोल्यूशन वहाँ पर हो रहा है। तो हम एवरी ईयर जो है हम लोगों ने इकट्ठा होना है और मीटिंग करना है। तो इनके UNCCC के द्वारा जितनी भी मीटिंग्स की जाएंगी उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम कॉप का नाम देंगे। कॉप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ हुई? बर्लिन में हुई, 1995 में हुई। सेकंड कहाँ हुई? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई 1996 में। और थर्ड कॉप जो थी वो 1 to 10 दिसंबर 1997 क्योटो जापान में हुई। ठीक है, तो यहाँ से जो है क्योटो का ओरिजिन होता है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है एस्टैब्लिश होती है, फोर्स के अंदर आती है। यहाँ पर वो इसका एग्जिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं?
क्वेश्चन आपके कोप से आ सकते हैं कि कोप का फुल फॉर्म क्या है, UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है, और यहाँ पे UNCED की फुल फॉर्म क्या है। ऐसे क्वेश्चन एनवायरमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं। कोप 1, कोप 2, कोप 3, 24, 25, इस तरीके से कोप्स के नाम और वो किस टाइम पे और वो किस प्लेस पे हुई हैं उनको भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्योटो प्रोटोकॉल है क्या? क्योटो प्रोटोकॉल जो है सबसे पहले 11 दिसंबर को 1997 में जापान की एक कंट्री जो प्लेस है क्योटो के अंदर जो है इसको चलाया गया। इसको वहाँ पर मीटिंग हुई बेसिकली कॉप की। तो ये क्या था? इट्स अ इंटरनेशनल ट्रीटी। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है। यहाँ पर कोई एक या दो कंट्रीज़ नहीं, इसके अंदर 192 कंट्रीज़ ने हैं जो है पार्टिसिपेशन किया हुआ है। इसका मेन क्या था कि इन्होंने क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को रिड्यूस करना है। कि जो कंट्रीज़ जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशंस कर रही हैं, इनका मेन टारगेट क्या था कि उसको रिड्यूस करना है। कैसे करना है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, वो हम आगे देखते हैं। अडॉप्टेड कब किया गया? 1997 में अडॉप्ट किया गया। और ये फोर्स में कब आया? ये 16 फरवरी 2005 में जो है ये फोर्स में आया। गैप हम देख सकते हैं, 7 से 8 सालों का गैप है। तो ये गैप क्यों हुआ? क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये फोर्स में आने में इसको लेट हुआ। सबसे बेसिकली रीज़न तो यही था कि यूएस जो है बहुत बड़ी कंट्री है और डेवलप कंट्री है, तो इसने इस ट्रीटी को मानने से मना कर दिया था। तभी उसी वजह से जो है बहुत सारे चेंजेस भी हुए 2001 में, जब सारी कंट्रीज़ ने इसको मान लिया लेकिन यूएस इसका पार्ट नहीं था। फिर रिसेंटली हम थोड़े साल पहले देखते हैं कि कनाडा ने, जो कि इसका एक पार्ट था, फिर भी उसने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं इस प्रोटोकॉल को नहीं मानता, इस ट्रीटी को मैं नहीं मानता। फिर भी बहुत मुश्किलों के बाद जो है 2005 में इसको ये फोर्स में आया गया। तो अब ये करता क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल कमिट्स कर रहा है कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं, जैसे यूएस, यूरोपियन कंट्रीज़, जापान, इनको कहता है कि टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय अराउंड 5.2 बाय 2022 1990 लेवल्स, की जो आपका ग्रीन हाउस गैस की एमिशंस हैं कि आपको वहाँ पर उनको रिड्यूस करना है, वहाँ पर आपने इनको कम करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन राइज आता है कि वाई इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, कि सिर्फ जिन कंट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश हैं सिर्फ वही कंट्री इसके अंदर कंट्रीब्यूट क्यों करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल रिकॉग्नाइज दैट डेवलप्ड कंट्रीज आर responsible for the current high level of greenhouse gas emissions into the atmosphere as a result of more than 150 years of industrial activities। क्योंकि इन नेशंस को क्यों रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया? क्योंकि लास्ट 150 ईयर से वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो है वो ग्रो कर रही हैं और उनका जो वेस्ट है, रन ऑफ है, उसने हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड किया है और वहाँ ही से ही जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो निकल कर आ रही हैं, एमिशंस वहीं से इनका हो रहा है। तो प्रोटोकॉल प्लेस कर रहा है हैवियर बर्डन ऑन डेवलप्ड नेशंस अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल बोलता है कि कॉमन है लेकिन फिर भी डिफरेंशिएट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उन्होंने क्या किया, कुछ कंट्रीज़ को एनेक्स ए में, एनेक्सर बी में डाला और कुछ को नॉन एनेक्स जो है कंट्रीज़ के अंदर डाला। उसके हिसाब से उन्होंने उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कॉमन है, बट फिर भी उनका स्केल जो है वो डिफरेंट रहेगा। उन्होंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस इमोशन इज़ अ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी बट डेवलप्ड नेशन मस्ट बी बियर द मेजर बर्डन। कॉमन है बट लेकिन मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, डेवलप्ड कंट्री की, ना कि डेवलपिंग कंट्री की, या जो अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं उनकी नहीं रहेंगी। ठीक है, तो अब इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया। अब डिस्ट्रीब्यूट की बारी आएगी तो कैसे किया
कि एनेक्चर 1 या एनेक्चर ए के अंदर इंडस्ट्रियलाइज जो नेशन से लाइक यूएस, यूके, जापान एक्सेट्रा, दीज कंट्रीज प्लस टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस टू 1990 लेवल्स, कि उन्होंने इस लेवल तक जो है अपनी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को रिड्यूस करना है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, लीगली बाइंडेड है। तो अगर वो कंट्रीज़ ऐसा नहीं करती जिन्होंने इसके ऊपर सिग्नेचर किए हुए हैं, इस ट्रीटी को मानने के लिए तैयार हुए हैं, तो उनके ऊपर हैवी पेनल्टी का भी प्रोविज़न भी जो है वो रखा गया है। अब बात आती है कि क्या सिर्फ एनेक्चर ए और एनेक्चर बी वाली कंट्रीज़ हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, या वही सिर्फ सब कुछ इसके लिए करेंगी? नहीं, जो एनेक्चर ए और बी में इंक्लूड नहीं की गई हैं, जो नॉन एनेक्चर कंट्रीज़ हैं, उनकी भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट दे आर नॉट लीगली बाइंडेड। वो लीगली बाइंडेड नहीं हैं, लेकिन उनको एनकरेज किया जाता है कि आप जो है अपनी ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशंस हैं उसको रिड्यूस रखें, उसको कम रखें। ठीक है, इसके अंदर इंडिया, इंडोनेशिया और चाइना को समिट को इंक्लूड किया गया था। ये 1997 की बात है कि जब चाइना को हमने नॉन डेवलपिंग कंट्री के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन आज जो है सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन ही ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन का चाइना और यूएसए का ही है। तो एनेक्चर ए में कौन कौन सी गैसेस हैं जो मेन ग्रीन हाउस गैसेस की जो बात हम बारी बारी यहाँ पर कर रहे हैं, तो 6 जो हैं मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं, CO2, CF4, N2O, HFCs, उसके बाद PFCs और SF6, जो ये मेजर 6 गैसेस हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। एनेक्चर बी के अंदर क्या है, 39 कंट्रीज़ हैं और देयर रिस्पेक्टिव एमिशन टारगेट, कंट्रीज़ रखी हुई हैं, उनके पर्टिकुलर टारगेट्स जो हैं हर कंट्री को दे रखे हैं कि आपका टारगेट, अगर आप इतना प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको इतना रिड्यूस करना ही करना पड़ेगा। साथ में उनका कमिटमेंट पीरियड भी वहाँ पर ट्रीटी के अंदर गिवन है। तो उसके बाद ये था हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर 3 मेजर जो हैं की एस्पेक्ट भी निकल कर आए हैं कि हमारे पास आता है कि कार्बन ट्रेडिंग का, CDS, या हम बोलते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, या जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि कार्बन ट्रेडिंग या ये जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन और CDS हैं क्या। सपोज कार्बन ट्रेडिंग क्या है कि सपोज करो कि 2 कंट्रीज़ हैं, ये एग्जांपल है कि एक कंट्री की लिमिट अगर 500 यूनिट्स की प्रोड्यूस करने की है, तो किसी कारण से उसका 600 जो है यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और एक कंट्री बी कंट्री है, उसको 1000 की लिमिट है, उसने क्या किया, उसका जो एमिशन है वो 800 हो रहा है, मींस की लिमिट से अंडर हो रहा है। वहाँ पर कंट्री बी क्या कर रही है, अपनी 200 यूनिट्स को सेव कर रही है, लेकिन जो कंट्री ए है वो क्या कर रही है, अपने एमिशन से अपने जितनी उसकी लिमिट थी उससे 100 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रही है। तो जो कंट्री एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रही है वो लेस प्रोडक्शन वाली कंट्री से वो अपने यूनिट्स को परचेज कर सकती है एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ। ठीक है, अब समझाती हूँ। जैसे अब ए है, ए की लिमिट थी 500 की और ये प्रोड्यूस कर रही है 510। बी की लिमिट थी 1000 की, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं 900। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस कंट्री ने क्या किया, 100 प्लस किया, इसने 100 लेस किया। तो जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रही है क्योटो के यूनिट्स को, तो ये कंट्री इस कंट्री से 100 यूनिट्स जो है वो परचेज कर सकती है एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ। उससे क्या होगा कि दोनों का लेवल जो है वो इक्वल हो जाएगा और दोनों ही जो है लिमिट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर हैवी फाइन नहीं लगेगा और उनको अपनी सेविंग के लिए जो उन्होंने एफर्ट्स किए थे उसके लिए उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो मिल जाती है। तो इस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं
इनकी डेट्स जो है वो पूछ ली जाती है। कौन कौन सी गैसेस जो हैं एनेक्सर ए में रखी गई हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, कितने कंट्रीज़ हैं, टोटल कितने कंट्रीज़ जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिसेंटली किसने विड्रॉ किया है क्योटो प्रोटोकॉल से, कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूड नहीं हैं। तो इस तरीके से वन लाइनर के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर निकल कर आते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको परेशान करते हैं। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देख लोगे, सुन लोगे, तो उम्मीद है कि आपके क्वेश्चंस जो है वो आने वाले एग्ज़ाम्स में ठीक हो। होप आज का क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा।